नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी, आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश का इतिहास और भूगोल और परीक्षा के लिए इसका क्या महत्व है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विषय सिलेबस में कहाँ फिट होते हैं। जीएस पेपर 1 की बात करें तो हाँ, देखिए, जीएस पेपर 1 में इकाई 1 जो है वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य पर है। मतलब राजवंश, कला, स्थापत्य, ये सब। और इकाई 3? इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसमें वन, पर्वत, नदियां और पर्यटन जैसी चीजें आती हैं। अच्छा, तो ये तो सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, पर इनमें से सवाल कैसे बनते हैं? क्या सीधे सीधे तथ्य पूछे जाते हैं? हाँ, ज्यादातर प्रश्न प्रत्यक्ष तथ्यात्मक ही होते हैं, जैसे किसी इमारत का निर्माण वर्ष या शासक का नाम या वो किस जगह पर है। लेकिन मैंने सुना है कि अब पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। या कौन सी गुफाएं किस जिले में हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स 2026 में लगभग 30 से 35% सवाल इन्हीं दो हिस्सों से आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें स्टैटिक और डायनामिक, मतलब स्थिर और समसामयिक, दोनों तरह के तथ्यों को मिलाना जरूरी है। चलिए, तो फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। हमारा पहला पड़ाव है भीमबेटका। भीमबेटका, जो रायसेन जिले में है। ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। और इसकी खोज ये काफी बाद में हुई है ना? हाँ, इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकंकर ने 1957 में की थी। ऐतिहासिक रूप से इसका समय क्या माना जाता है? इसका काल पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल तक का है। और इसका सबसे बड़ा महत्व है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए। यहाँ की गुफाओं में कुछ खास है? जी, यहाँ की जो ऑडिटोरियम गुफा है वो सबसे बड़ी है और उसे एक कैथीड्रल जैसा माहौल देती है। और इसे यूनेस्को का दर्जा भी मिला है। हाँ, इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़ते हैं और बौद्ध स्थापत्य के एक रत्न सांची स्तूप की बात करते हैं। सांची भी रायसेन जिले में ही है, भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर। इसका एक पुराना नाम भी था, काकरनाया या काकरना द बोट। और इसका निर्माण तो सम्राट अशोक ने करवाया था। जी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन इसकी खोज काफी बाद में 1818 में जनरल टेलर ने की थी। इसके स्थापत्य की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ कुल 3 प्रमुख स्तूप हैं, जिनमें महास्तूप सबसे विशाल है। और मैंने पढ़ा है कि इसमें महात्मा बुद्ध के शिष्यों के अस्थि अवशेष हैं। बिल्कुल, उनके 2 शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन, उनके अस्थि अवशेष यहाँ संरक्षित हैं। बाद में शुंग काल में इसमें पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार भी जोड़े गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ, और इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। एक और दिलचस्प बात, क्या? 2017 में जो 200 रुपए का नया नोट आया था, उस पर सांची स्तूप का ही चित्र है। अच्छा। चलिए, शुंग काल की बात चली है तो उस दौर के कुछ स्तंभों पर भी नजर डालते हैं, जैसे विदिशा का गरुड़ स्तंभ। हाँ, जिसे हेलियोडोरस पिलर भी कहते हैं। ये विदिशा के बेसन नगर में है। इसे किसने बनवाया था? इसका निर्माता एक यवन राजदूत था, हेलियोडोरस। वो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। और ये किस देवता को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका स्थानीय नाम भी बड़ा मजेदार है, खाम बाबा। और दूसरा है भरहुत स्तूप, ये कहाँ है? ये सतना के उच्चेहरा में था। इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1873 में से खोजा था। आपने था क्यों कहा? क्योंकि ये शुंगकालीन बौद्ध स्तूप था, पर अब इसके जो अवशेष हैं वो कोलकाता संग्रहालय में रखे हुए हैं। अब आज चलते हैं चंदेल स्थापत्य के वैभव खजुराहो की ओर। खजुराहो, जो छतरपुर जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र में है, इसका प्राचीन नाम खजुरावाहक था। इसका निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था ना? जी, 950 से 1050 ईस्वी के बीच। इसमें निर्माण सामग्री के तौर पर बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। और इसकी वास्तुकला शैली? नागर शैली की पंचायतन पद्धति। इसे यूनेस्को का दर्जा कब मिला? इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला और ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्थल था। यहाँ के मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। तो पहले पश्चिमी समूह की बात करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? पश्चिमी समूह का सबसे विशाल और सबसे अलंकृत मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसके निर्माता कौन थे? चंदेल शासक विद्याधर।
इस मंदिर की तुलना अक्सर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। इसी समूह में लक्ष्मण मंदिर भी है। हाँ, जिसके निर्माता यशोवर्मन थे और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और एक 64 योगिनी मंदिर भी है जो सबसे अलग है। बिल्कुल, यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जबकि बाकी सब बलुआ पत्थर से। इसका आकार भी आयताकार है। चलिए अब पूर्वी और दक्षिणी समूह को देखते हैं। पूर्वी समूह में तो मुख्यतया जैन मंदिर हैं। जी, जिसमें पार्श्वनाथ मंदिर सबसे बड़ा जैन मंदिर है। इसका निर्माण धांग देव ने शुरू करवाया था। इसकी दीवारों पर एक जादुई वर्ग भी है। हाँ, एक मैजिक स्क्वायर। ये बहुत दिलचस्प है। इसी समूह में घंटाई मंदिर भी है जो अपने हाथियों के अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिणी समूह में? दक्षिणी समूह में दूल्हादेव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और एक है चतुर्भुज मंदिर जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसकी क्या खासियत है? इसकी विशेषता है कि यह सूर्यास्त की दिशा में मुख वाला एकमात्र मंदिर है। खजुराहो से अब चलते हैं आनंद की नगरी यानी मांडू। मांडू, जो धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसका उपनाम शादियाबाद था। यहाँ के महल तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, जैसे जहाज महल जो 2 तालाबों के बीच बना है। फिर है हिंडोला महल जो अपनी झुकी हुई दीवारों के लिए जाना जाता है। और रानी रूपमती मंडप? जी, जो बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम गाथा का साक्षी है। यहाँ होशंग शाह का मकबरा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की पहली पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत है। मांडू में कई ऐतिहासिक दरवाजे भी हैं। जी, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और सबसे प्रमुख है दिल्ली दरवाजा। मांडू के बाद अब ओरछा की ओर बढ़ते हैं, बुंदेला विरासत की शान। ओरछा, जो अब निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 में की थी। यहाँ के महलों में जहांगीर महल का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, इसका निर्माण वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत में करवाया था। इसकी शैली में मुगल और बुंदेला स्थापत्य का मिश्रण दिखता है। और राजमहल? उसके निर्माता थे राजा मधुकर शाह। ये अपने धार्मिक भित्ति चित्रों मतलब म्यूरल्स के लिए खास है। और शीश महल तो अब एक हेरिटेज होटल बन गया है। ओरछा का सबसे अनूठा स्थान तो शाहले राम राजा मंदिर है। हाँ, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है। और उन्हें पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। जी, प्रतिदिन। यहाँ एक चतुर्भुज मंदिर भी है। हाँ, इसके निर्माता भी राजा मधुकर शाह ही थे। ये विष्णु को समर्पित एक विशाल मंदिर है, पर इसका शिखर नहीं है। और ओरछा की छतरियों के बारे में क्या? वो कंचन घाट पर बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। ये बुंदेला शासकों की याद में बनी है और इनमें वीर सिंह देव की छतरी सबसे प्रमुख है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ मध्यकालीन किलों की। सबसे पहले ग्वालियर का किला, जिसे द जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके निर्माता राजा सूरत सेन थे 525 ईस्वी में। इसके अंदर तो कई स्मारक हैं। जी, मान मंदिर, सास बहु मंदिर और एक है तेली का मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जिसे दक्खन का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ असीरगढ़ का किला है जिसे दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता था। और यहाँ मुमताज महल की कब्र भी थी। हाँ, उनकी प्रारंभिक कब्र यहीं थी। और यहाँ की एक और खास चीज है खूनी भंडारा। ये क्या है? यह एक अद्वितीय भूमिगत जल प्रणाली है। अब चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन, जो क्षिप्र नदी के तट पर है। और यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इसका इतिहास भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, इसे इल्तुतमिश द्वारा 1234-35 ईस्वी में तोड़ा गया था। बाद में मराठा काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ। और यहाँ की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में हरसिद्धि माता, काल भैरव और सांदीपनी आश्रम जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मांधाता द्वीप पर है और इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है। जी, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थित है। इसका शंकराचार्य से भी कोई संबंध है? हाँ, यहीं पर आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवतपाद से दीक्षा ली थी। और यहीं पर स्टैचू ऑफ वननेस भी है। जी, एकात्मता की प्रतिमा जो 108 फीट ऊंची है। इसके अलावा सिद्धनाथ मंदिर और 24 अवतार मंदिर भी यहाँ देखने लायक हैं। अब चलते हैं नदियों के उद्गम स्थल।
अमरकंटक। अमरकंटक, जो अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत श्रेणी पर है, इसे पर्यटकों का तीर्थराज भी कहते हैं। यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? यहाँ से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन पूर्व या उत्तर की ओर और जोहिला नदी। और यहाँ के प्रमुख स्थल? नर्मदा उद्गम कुंड, कलचुरी कालीन कर्ण मंदिर, कबीर चबूतरा और कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात। अब सतना जिले के 2 प्रमुख स्थलों चित्रकूट और मैहर की बात करते हैं। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है और इसका पौराणिक संबंध भगवान राम के वनवास से है। कामदगिरी पर्वत, सती अनुसुईया आश्रम यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। और मैहर? मैहर का उपनाम संगीत नगरी है। यहाँ त्रिकुटा पर्वत पर माँ शारदा देवी का मंदिर है। इसे संगीत नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली थी। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें हैं प्रदेश में, जैसे भोजपुर। भोजपुर, जो रायसेन में है, इसके निर्माता परमार वंश के राजा भोज थे और इसकी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, जो एक ही पत्थर से बना है। इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। फिर है खरगोन का महेश्वर। जी, जिसका प्राचीन नाम माहेशमती था। यहाँ का स्थापत्य देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया है। यहाँ सहस्रधारा जलप्रपात और महेश्वरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और विदिशा की उदयगिरी गुफाएं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं जो वराह अवतार की प्रतिमा के लिए जानी जाती हैं। अब बात करते हैं प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक मेलों की, जैसे उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ, जो हर 12 साल में होता है। और छिंदवाड़ा का गोटमार मेला। हाँ, जिसमें पत्थर फेंकने की परंपरा है। शिवपुरी में पीर बुधन का मेला लगता है। चंदेरी में जोगेश्वरी देवी का मेला भी बहुत पुराना है। जी, और रीवा में महामृत्युंजय का मेला बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर लगता है। प्रदेश में कई प्रमुख जैन तीर्थ स्थल भी हैं। हाँ, जैसे बड़वानी में 52 गजा, जहाँ भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो पहाड़ काटकर बनाई गई है। मुक्तागिरी, सोनागिरी? मुक्तागिरी बैतूल में और सोनागिरी दतिया में है, जहाँ 100 से भी ज्यादा मंदिर है। और इंदौर में गोमटगिरी? जी, जहाँ बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। दमोह में कुंडलपुर और देवास में पुष्पगिरी भी महत्वपूर्ण जैन तीर्थ है। आखिर में पर्यटन से जुड़े कुछ प्रशासनिक तथ्य जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, जैसे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई। और इको पर्यटन विकास बोर्ड? उसकी स्थापना 12 जुलाई 2005 को हुई। प्रदेश की पर्यटन नीतियां कब कब आईं? पहली पर्यटन नीति 2012 में, फिर नवीन पर्यटन नीति 2016 में और जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017 को आई। और एमपी टूरिज्म बोर्ड? उसका गठन 2017 में किया गया। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवीजन करते समय किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न क्षेत्र हैं यूनेस्को साइट्स खजुराहो 1986, सांची 1989 और भीमबेटका 2003। इनके साल याद रखना बहुत जरूरी है। और वास्तुकला? हाँ, मंदिर, स्तूप और महल किसने क्या बनवाया ये पता होना चाहिए। और साथ ही नदियों के उद्गम स्थल जैसे अमरकंटक या जानापाव। तो फाइनल रिवीजन टिप्स में राजवंशों और उनके निर्माण का मिलान और गुफाओं और मेलों के जिले पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सफलता का मंत्र यही है। तथ्यों की सटीकता और मानचित्रण का अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। बहुत खूब। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के साथ आज की ये गहरी पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।